वेक्टर भी आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। हाँ, ठीक है, चलो। वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है? स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये पता है हमको, अच्छी बात है। तो स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, है ना? किस लिए रिक्वायर्ड होता है मैग्नीट्यूड? टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर। और जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी तरह से बताने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड हो, उसे कहते हैं वेक्टर। तो इसमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा वेक्टर में भाई? दो चीजें, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड नहीं कहते। तो मैग्नीट्यूड में दो चीजें आती हैं। कौन सी दो चीजें? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इनटू यूनिट। तो इन दोनों चीजों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन में क्या आएगा? हाँ, यूनिट वेक्टर। नाम सुना है? ठीक है, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप से, और क्या। तो अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है जिस पर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? है जी। तो मैंने कहा मैं इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पहला काम करते हैं, स्केल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि 1 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा स्केल हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो 10 न्यूटन के लिए कितना बड़ा एरो बनाना पड़ेगा? हाँ जी, 10 सेंटीमीटर का एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरो मैंने ऐसे बना दिया। अब ये लेंथ इसकी मैंने कहा भाई कितनी रखी है मैंने? 10 सेंटीमीटर रखी है, इसमें क्या है? और ये एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप किसी भी वेक्टर को, भले से वो फोर्स हो, मोमेंटम हो, इम्पल्स हो, है ना, उसको सबको किससे रिप्रेजेंट करते हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह। 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेस 10 सेंटीमीटर फिजिकली तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही हुआ ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्प्ले। हालांकि हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, करना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन हम लोग आलसी लोग हैं। हम इसको लिख देते हैं 10 न्यूटन यहीं पर, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, एरो से दिशा देख लो, बात हो गई खत्म। स्केल पे स्केल हम लोग नहीं बनाते। लेकिन कभी ऐसे कंपैरिजन आ जाता है कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 12 न्यूटन का भी लग रहा है, तो अब कौन सा फोर्स बड़ा है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो 12 न्यूटन का है उसका एरो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, और क्या बना देंगे, इसमें क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, किसी को जरा सी भी दिक्कत आए तो बताते रहना, है ना। चलें आगे। एक काम और इम्पोर्टेंट है कि जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको लिखना होगा। उससे क्या है कि एक नोटबुक बना लेना जिसमें बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें आपके पास हो, जो आपको अच्छा लगे उसमें से लिख लो। कोशिश करना कि ज्यादातर लिख लो, उसमें फिर रफ काम मत करना, क्योंकि ईयर एंड पर क्या होता है कि फिर वो सब ढूंढना पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है। और फिर वो साल के एंड में पता लगा पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। तो एक नोटबुक अपनी बना लो, चाहे जैसी भी, उसमें जो बोर्ड पर लिखा हो क्लास नोट्स उसमें पूरे लिखते रहो बस। और प्रैक्टिस के लिए अपना एक रफ पेज कोई भी रख लो, 10-5, उन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। लिख लो, तुम भी लिख लो, क्या हो गया। लिखने आदत रहनी चाहिए, उससे क्या होता है जब जरूरत होगी तो फिर हाथ चलेगा ही नहीं।
क्योंकि आदत ही नहीं है। तो वो थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, वो नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। शुरू में लगता है ये ठीक है, चलो ये तो आता ही है, फिर अचानक से पता चलता है कुछ भी नहीं आता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। शुरू-शुरू में बच्चे बहुत ऐसे हैं। 9th-10th के नहीं 11th वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उनको थोड़ा-सा भी आ जाता है, वो उचक-उचक के बता देते हैं। ठीक है चलो, हो गया? 15 सेकंड से ज़्यादा मत लेना लिखने के लिए। कोशिश करना साथ-साथ चले सारे काम, क्योंकि आपको पता है समय अब अपने पास कम बचा है। ठीक है, आगे चलें? चलिए। कितने तरह के वेक्टर होते हैं? ये पैरेलल वेक्टर का मतलब? जी, सेम डायरेक्शन। तो जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है और इसकी वैल्यू है ck कैप प्लस 6j कैप प्लस ai कैप। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, तो आप मुझे ए और सी की वैल्यू बता सकते हो? कैसे बताएंगे? तो ए और सी की वैल्यू बता सकते हो? रेशियो सेम हो जाएगा। तो रेशियो सेम हो जाएगा तो मतलब आप कहोगे कि 2/a। अगर ये वेक्टर पैरेलल है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम आना चाहिए। तो यहाँ से आप मुझे ए और सी दोनों बता दोगे। 4 एंड 8 आ जाएगा आंसर। सही है, बहुत ही बढ़िया। लिखते चलना रहता है लेकिन। डन। ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जी, दोनों सेम हो, सब कुछ सेम हो। सब कुछ सेम होना चाहिए और क्या। कुछ भी अलग हुआ तो नहीं होगा। तो ठीक है, इक्वल वेक्टर का मतलब उसके कोफिशिएंट सारे सेम होना चाहिए और क्या। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, आई जे के में किसी को दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट होगा। जी, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ऑपोजिट डायरेक्शन के पैरेलल वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कहेंगे। ये समझते हैं ना, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, लेकिन बस डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो, डिफरेंट हो, इससे मतलब नहीं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं? जरा भी दिक्कत हो तो मुझे बोल जरूर देना, है ना। को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे को इनिशियल। कोलिनियर, सेम लाइन। कोप्लेनर, सेम प्लेन। ऐसे ये कोई ऐसा खास बात नहीं है, ये सेम प्लेन है। ठीक है। और कोलिनियर मतलब सेम लाइन। नल वेक्टर मतलब ओरिजिन, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जीरो होगा इसका, नल वेक्टर का। और डायरेक्शन तो पॉइंट का जीरो का क्या दिखा है? किसी भी डायरेक्शन में ऐसा इसको यूज ही क्यों करते हैं? मतलब जब ये है ही नहीं तो फिर है क्यों? है ही नहीं तो है क्यों? क्यों है? जैसे जीरो है ही नहीं तो फिर है क्यों? आर्यभट्ट ने खोजा था बोले इसलिए है।
अरे जीरो भी तो नहीं है ना, कुछ भी, कुछ नहीं होने को जीरो कहते हैं। तो हम जीरो स्केलर यूज करते हैं कि नहीं? और हमें पता है कि उसके बहुत यूज है, उस पर निबंध लिखा जा सकता है पूरा ऐसे, महिमा जीरो की महिमा, है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही वेक्टर में क्या है कि जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, जैसे शायद आपने पढ़ा हो कि टॉर्क जो होता था वो आर क्रॉस पी होता था कि नहीं? अब अगर किसी ने कोई फोर्स दे दिया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझा रहा हूँ बस हल्का सा, कि अगर किसी ने आपको बोला कि यार एक फोर्स है ऐसे लग रहा है और ओरिजिन से ही लग रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताओ, तो आप कहोगे आर की वैल्यू जीरो है यार, इसकी तो ओरिजिन से दूरी नहीं है, तो जीरो इन क्रॉस पी लिखोगे तो क्या आएगा? तो अब ये जीरो जो है वो वेक्टर है, लेकिन क्या है? मैथमेटिक्स है, वो कहेगी वेक्टर का ही वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर तो आ नहीं सकता ना। तो अब आर को आपको जीरो वेक्टर से दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता है, लेकिन ये गलत अवधारणा है, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है ये बात, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे चलो। ये क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कितना होता है? ये फॉर्मूला देख लो, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहाँ से आया है फॉर्मूला? पाइथागोरस से आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, पाइथागोरस से भी आ जाएगा, बता रहे हैं। चलो आओ लाते हैं इसको। ये लेंथ है एल, ये लेंथ है बी और ये लेंथ है एच। तो ये पॉइंट ओ रख लो नाम, इस पॉइंट का नाम ए रख लो। तो ओ ए वेक्टर को क्या लिखोगे? अगर आपने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान रखा है, इस वाले डायरेक्शन को जेड एक्सिस मान रखा है, नहीं मान सकते, वाई मान लो, इसको जेड एक्सिस मान रखा है, तो ओ ए वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में क्या लिखोगे? एक्स दिशा में कितना चले? अरे आई एम सॉरी, अरे भाई साहब कहाँ चले गए? ये तुम इधर आओ, ये तो बहुत गरीबी आ गई। सबको सही है? इसका नाम ओ रख देते हैं, अब ज्यादा आसान है, और इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। तो मुझे ओ से ए पर जाना है, तो वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे? एक्स दिशा में कितना चलेंगे, और वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में। सबको दिख रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं दिखता ये सब, मैं इसको ऐसे बस देखते ही रहता हूँ। अच्छा, चलेंगे ऐसे? गजब, कैसे चल रहे हैं आप लोग, चले जाते हैं ऐसे। इस दिशा में कितना चले? एल, तो इसको तो एल आई कैप लिख देंगे। आपको कहाँ जाना है? ए पर, तो या तो यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, कहाँ से जाए? बीच से कहाँ से जाएंगे भाई, या तो इधर से, अच्छा बी से जाओ बोल रहे हैं, तो ऐसे चले जाओ। तो ये कौन सी दिशा में चले हो? जेड के पैरेलल चले हो। तो पहले तो हो गया था मेरे ख्याल से एल आई कैप, तो हो ही गया था। यहाँ गए तो जेड दिशा में गए तो बी के कैप हो गया, और फिर ऊपर गए एच जे कैप हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आया पाइथागोरस थ्योरम से? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे आएगा? ये बोल रहे हैं कि पहले जो है आप ऐसा करो, इधर से इधर चले जाओ, ऐसे इधर जाओ पहले, ये, तो ये लेंथ कितनी थी? एल थी, और ये बी थी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर राइट एंगल है, तो ये वाली लेंथ कितनी बताओगे? और फिर एच और ऊपर जाओ, तो आपका एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, दिख रहा है, डबल एरो वाला, ये भी राइट एंगल ही है, और ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये एच है, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
स्क्वायर, तो OA का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सबको क्लियर रहेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे वेक्टर का, ठीक है। 15 सेकेंड लिखते चलना, मैं भी तो लिख रहा हूँ, मेरे को भी तो आता है ये सब। तुम लोग ये मत सोचो कि जो तुम्हें आता है वो मुझे नहीं आता है, मुझे भी आता है उतना, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तुम लोग भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। लिख लिए, कम से कम इतना ही लिख लो, कुछ नहीं लिखना है। डन, कम से कम रिजल्ट तो रहे। चले, तुमको दिखाई दे रहा है, पढ़ तो नहीं रही है, अब बोल दिया करो यार, इसमें दिख ही नहीं रहा, क्या फायदा। ठीक है चलो, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ये वाली साइड लेंथ कितनी होती है, ये होती है 5, 3, 4, ये रट्टा मारना पड़ता है, इसमें किसी ने कोई अकल नहीं लगाई है, ये स्टैंडर्ड बात है, तो मतलब कोई सोचे कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हमको सब पता है कि ये लेंथ नाप ली हमने एफर्ट से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ट्राइंगल से बस एक फायदा ये है कि इससे आपको मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है। तो साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। अगर आप 37 डिग्री को एंगल लेते हो तो इसके सामने वाली साइड का नाम क्या है, परपेंडिकुलर, और दूसरी बची हुई साइड बेस बनेगी, और ये, हाँ, तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 3/5 आ जाएगा। कॉस 37 कितना आएगा, कॉस 37 4/, बहुत ही बढ़िया, कॉस 37 की वैल्यू 4/5। चलो बताओ जल्दी से, tan 53 की वैल्यू, tan 53 4/, किसी को डाउट हो तो बोलना मुझसे, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये मान के कभी नहीं चलता कि तुम्हें सब आता होगा, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं इसको, है ना। अगर किसी को नहीं आता है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन है, नहीं पता है उससे कुछ नहीं होता, पता है उससे भी कुछ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन से क्या होता है यार, मैं जो है बाइक कार से घूमता हूँ, रास्ते में मुझे कभी रास्ता पूछना होता है, मैं आदमी की क्वालिफिकेशन देख के थोड़ी पूछता हूँ, रास्ते में रोकता हूँ, जो भी मिलता है पहला बंदा उससे पूछ लेता हूँ, भाई साहब ये जगह कहाँ पर है, वो बता देता हूँ, के पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उससे पूछ लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें मैं शर्म भी फील नहीं करता हूँ। और बताने वाला भी ये नहीं सोचता है कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया कि आज भाई साहब एक कार वाले को बताया रास्ता मैंने, हाँ, अरे यार ठीक है, अब तुमको पता है, तुमने बता दिया, क्या हो गया, वैसे ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो tan 53 की वैल्यू 4/5, 3 सही है। तो जरा बताना, साइन 53 4/5 और कॉस 37 ये भी 4/5, गजब ही हो गया है। अच्छा, और साइन, ठीक है वो तो लिखी हुई है, बस ठीक है। ये ट्रायंगल पूरा रटा होना चाहिए, इससे सारे एंगल की वैल्यू भी रटी होना चाहिए, एकदम रटी होना चाहिए, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो यूज करते हैं, एग्जाम में नहीं आ सकता ये, एग्जाम में साइन 37 की वैल्यू वो आपको देगा, ठीक है, लेकिन जब हम लोग सवाल करेंगे तो हम बार बार चूंकि इसका यूज करेंगे इसलिए रटवा रहे हैं सिर्फ, ये वैल्यूज एग्जैक्ट भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक है। ठीक है, पाई से परिचय है सबका, कौन है पाई, पाई की वैल्यू पता है किसी को, 22/7 यूज करते हो, तो पाई एक रैशनल नंबर है कि इररेशनल, हाँ, और ये 22/7, अच्छा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, होता क्या है पाई, सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाई क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, उसे पाई कहते हैं।
और वो रेशियो हर सर्कल में सेम आता है। कितना आता है ये किसी को नहीं पता। उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 लेते हैं। पाई एक कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मतलब जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते यार। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, क्लास 8 से शुरू हो जाती है। ठीक है ठीक है, अच्छा है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर की बात करनी थी मुझे, तो करूं? एंगल बिटवीन वेक्टर, चलो बताओ। ये एक वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी, जल्दी बताओ। 150, 30 का ही नहीं है। कोई वो परंपरा है क्या? हाँ जी, परंपरा है क्या एंगल फाइंड करने की कोई? क्या परंपरा है? दोनों वेक्टर की पूंछ जोड़ के बीच का एंगल बताते हैं। क्या जोड़ते हैं? टेल टेल। टेल मतलब पूंछ। दिस थीटा वी हैव टू फाइंड एंड दिस थीटा इज 150 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? सबको आ रही ना बात? तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए किससे किसको जोड़ना होगा? दोनों की पूंछ जोड़ो। क्या करना है? पूंछ समझते हैं? पूंछ। पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हो? हाँ, वो टेल जोड़ देते हैं बस, और क्या। दोनों की टेल को जोड़ दो और फिर एंगल देख लो, खत्म हो गई बात। और पूछ लें एक आध? ऐसा पूछ के अलावा हेड भी जोड़ सकते हो, इधर हेड और टेल। whenever you are finding angle between two vectors, you must join their tails or their heads, and the minimum angle between two lines is angle between vectors. तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। इस बार बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर्स 30 डिग्री कैसे आ गया? अब हाँ जी, 30 डिग्री आंसर है, सबको पता है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा 150 इस बार जो पिछली बार? ऐसा नहीं लग रहा। तो बहुत आसान सी बात है। वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को उठा लिया जाता है और उसको दूसरे वेक्टर से जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ सकते हो। तो ये इसकी पूंछ है, ये इधर खोपड़ी आएगी। तो ये वाला एंगल आपको पता है 30 डिग्री, आप बताने वाले हो ये वाला एंगल। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से इस वेक्टर को उठाओ, ये वेक्टर जो मैंने बना रखा है, इस वेक्टर को ऐसे डील बना देते हैं। ये इसकी खोपड़ी इधर आएगी, टेल इधर आएगी। इसको उठा के इसकी टेल से चिपका दो और फिर बीच का एंगल देख लो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो वैसे कैसे करोगे फिर? ऐसे भी कर सकते हो कि इस वेक्टर को उठा लो और इसको उठा के नीचे ले आओ, और अब दोनों वेक्टर्स के बीच का ये वाला एंगल चेक कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे लोग एंगल बता देंगे? ठीक है, एक और कर लेते हैं आखिरी। ये आंसर कितना है इसका? 30 डिग्री। ठीक है, लिखते जा रहे हो कि नहीं? लिखते रहना, भले से कितना भी बचकाना लगे लेकिन लिख लेना। शुरू में लगता है बचकाना। ठीक है, अच्छा है। आगे चलेंगे हम। लिख लो लिख लो, एक आध एग्जाम्पल लिख लो। इससे ये साक्ष्य मैं जनरेट करता रहता हूँ कि मैंने पढ़ाया है। बाद में लोग आ जाते हैं, सर वो आपने एंगल बिटवीन वेक्टर को बताया नहीं था, देख लो। अगर तुम लाओ नोट्स, साक्ष्य रहना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ये क्या है सवाल? इसका आंसर क्या होगा? बॉम्बे। बी। बी है पक्का?
तो अगर किसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने गुना हो जाएगा और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड इज डबल्ड एंड डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो द बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे। और है कुछ? बताओ यार जल्दी से। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? गजब, तो आंसर चाहिए मुझको। कलम चलाते रहो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन पर कलम चला के कहीं भी करते रहो जल्दी जल्दी। कितना आंसर आया? नहीं आया? आ गया? तो इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे √0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर दो फिर। तो वैल्यू कितनी आई सी की? 0.11। ठीक है, चलो कोई इशू तो नहीं है, तरीका तो पता है सबको। ठीक है, 0.64, 0.25, 0.36, 0.25, 0.11 इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है? जीरो? -5? -5? तो आपको पता है यार कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। 1 वाला तो 1 के इक्वल है ही, -3 भी -3 के इक्वल है, तो 5 भी -a के इक्वल होना चाहिए। इक्वल वेक्टर का मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए, तो a की वैल्यू -5। ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया क्या? -36 कौन सा वाला? ABCD? बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे। तो अभी देखिए 6/5 इज इक्वल टू, अयो ये तो गड़बड़ सवाल है यार। ये सही तो है। 6/5 किसके बराबर आएगा? x/-6 और -2/-y, यही तो आएगा। तो आंसर तो बताओ। सबका आंसर आ गया? बॉम्बे पे टिक किया जा रहा है भाई साहब, देख लो बाद में गलत मत कर देना। सही तो है। ये इधर जाएगा, ये इधर। 3, 5, 5, 3, आइए ठीक है, एकदम सही। चलो अगला देखते हैं। वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कैसे जोड़ते हैं वेक्टर्स को? ऐसे उठा के ऐसे ऐसे जोड़ दो। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। ये बहुत अच्छा तरीका है यार। तो अभी देखो वेक्टर को ऐड कर देते हैं हम। अभी मैंने कहा वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। एक वेक्टर है ये P और एक वेक्टर है ये Q। इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इनका रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बना के दिखा देते हैं ऐसे। पक्का है ना ये ऐसे ही आएगा आर? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल। मेरे पास राइट एंगल तो है ही नहीं। मेरे पास तो एक P है, एक Q है और एक R है, और ये पता नहीं ये एंगल थीटा दिया गया है। यही दिया गया ना थीटा? तो मेरे को एक थ्योरम आती है मैथ्स की। मुझे एक थ्योरम बताई गई थी कि अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल आपको दिया गया है
तो इसका नाम ए रखोगे, इसका बी रखोगे, तो इसका नाम सी रखते थे। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 3 साइडें होती हैं, एक साइड ए कहलाती है, दूसरी, तो ये वाली साइड का नाम क्या है? ए है, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? तुमको कैसे पता है यार? ऐसा परंपरा है परंपरा ही है यार। सी के सामने के एंगल साइड को सी कहते हैं, बी के सामने की साइड को बी कहते हैं, ये परंपरा ही तो है। ये वाले एंगल को कैपिटल है, ये वाले एंगल को, और ये वाले एंगल को, ये परंपराएं हैं सारी। इसमें एक रूल होता था, कोसाइन रूल। तो अगर जैसे कोई बोले कि कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो जो ए के सामने वाला है उसको माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। याद है क्या तुमको ये फॉर्मूला? नहीं है यार? खत्म। कहने लगे हो गया शुरुआत। ये कोसाइन रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं। जैसे कॉस बी लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अब बताओ अपना दिमाग लगा के। यहाँ नहीं बताओ, यहाँ से तो कॉपी मारोगे तुम। ये ट्राइंगल दे देते हैं, एक ट्राइंगल दे रहे हैं, ये एंगल है थीटा, ये डाटा ले लो कुछ, ये ले लिया 2, ये ले लिया 5, ये ले लिया 9। अरे ना ना ना, कितना ले लें इसको? 9 ले सकते हैं। 5 और 2 कितना होता है? 7 से छोटा नंबर कोई बोलो। 6। चलो 6 ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो 6 ले। चलो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? माइनस ऑफ किसी का स्क्वायर माइनस में, 2 के स्क्वायर प्लस में, और नीचे 2 इंटू 2 डिब्बे। डिब्बे भरो यार, खाली डिब्बे भरो। तो कॉस थीटा लिखना है तो सामने वाली साइड का माइनस में स्क्वायर आएगा, बाकी सबका प्लस में स्क्वायर आएगा, अपॉन 2 बाकी रिमेनिंग। भर दो वैल्यू जल्दी जल्दी। नहीं भर पा रहे? भरो यार, मैं भर देता हूँ एक बार, अगली बार तुम्हें भरना होगा। 5, ये 2, ये 7, ये 2, ये 7। अरे भर गया, इसमें क्या है? अच्छा 6 है क्या? अरे 7 तो है ही नहीं यार कहानी में, 6 था यार। 6, ये 2 है, ये 6। एक मल्टीप्लीकेशन है सब जगह, है ना? भर लेंगे। ये तो कॉस वाला फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में था। पक्का? ये रूल याद रखना है सबको, ये हम फिजिक्स में यूज करेंगे। मैथ्स वालों का हमें पता नहीं उन्होंने यूज करना है कि नहीं करना, तो कर लेंगे यूज। चलो एक और करो। चलो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। क्या क्या लिखोगे ऊपर, क्या लिखोगे? किसका स्क्वायर माइनस में आएगा? अरे इसके सामने वाली साइड का माइनस में आता है यार, बाकी दोनों का प्लस में आता है। और नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 7 इंटू, कितना तो आसान है। ये फॉर्मूला याद ना रहेगा? रहेगा, इसको याद कर लो। हो गया याद ये, भूलना नहीं अब कभी जीवन में। ठीक है, एक और दें? देव कहने, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। नोटबुक पे जानना चाहिए सारी चीजें, लेकिन ये भूलना मत कि नोटबुक पे लिखना होता है। अब तुम्हारे को बोर्ड तो मैं दे नहीं सकता, तो नोटबुक तो तुम्हारे पास है ही। एक और करते हैं बस आखिरी, ठीक? ये थीटा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2yz। याद रहेगा? ठीक है, बस हो गया अपना, अपना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला आ गया। अभी आने वाला है, देख लो। ठीक है, तो अब अपना फॉर्मूला बनाएंगे हम। कहाँ था हमारा फॉर्मूला? ये। तो मेरे को आप ऐसे बता रहे हो। अच्छा एक बात और बताओ पहले, छोटी सी। सबको कॉस साइन थीटा का ग्राफ बनाना आता है? साइन थीटा का सबको ग्राफ आता है? 100%।
चलो साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाएंगे। ये थीटा है, ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। ये वाली वैल्यू कितनी है? +1 के -1 +1। और ये वाली वैल्यू कितनी है? अरे सही यार, ये एंगल कितना है? 0 है। बताते रहना, गड़बड़ ना करना। ये कितना है? π/2। ओ, π/2। π/2 ये कितना है? 2π/2 है। ये कितना है? 3π/2 है। ये कितना है? 4π/2। कितना अच्छा लग रहा है। किसका ग्राफ है ये? किसके साथ? थीटा के साथ। कोई दिक्कत थोड़ी है। और बनाओगे? अच्छा, इसमें बड़ी सिमेट्री है। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक पॉजिटिव है? 0 से पाई तक पॉजिटिव है। और फिर नेगेटिव कहां से कहां तक है? पाई से 2π नेगेटिव है। और 2π से 3π फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ग्राफ रिपीट मारेगा, पर ऐसे ही चलता रहेगा। चलो अपने हो गया, है कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? सोच के बताओ। पक्का पॉजिटिव? पाई से ज्यादा है कम है? कम है। 180 से कम, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 से कम है, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो ये कितना कम है 180 से? 60 कम है। ध्यान से देखना, यहां से 60 कम किए, यहां से 60 आगे जाओ, दोनों जगह सेम वैल्यू मिलेगी। तो साइन 60 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब है साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बोथ आर सेम। तो साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो तुम? साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ऐसे बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत थोड़ी है, बना सकते हो। अच्छा है, ज्यादा परेशान थोड़ी करना होता है, थोड़ा थोड़ा परेशान तो डायग्राम जो भी बोर्ड पे आएगा वो नोटबुक पर जरूर आएगा। तो साइन 45 की वैल्यू किसके बराबर है? 135। अरे यार तुम लोगों को पता लग गया है, यहाँ से 45 आगे जाओ, यहाँ से 45 पीछे जाओ, सेम आएगा। नहीं आएगा सेम? ठीक है, ठीक है, 135। ठीक है। अच्छा ये बताओ, थीटा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में ले रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 है। थीटा क्या है? 180 से ज्यादा या 180 से कम? 180 से ज्यादा। दो वैल्यू आएंगी कि एक वैल्यू? दो आएंगी ना यार, दो आएंगी, एक कैसे आएगी? दो आएंगी, वैल्यू तो दो ही आएंगी चाहे जो हो जाए। आएंगी कि नहीं? तो एक, तो ये 45 डिग्री तो पहचान में आता है, नहीं आता 45 डिग्री? ऐसे देखो, फिर से देखो, मैथ सही है। डरना नहीं चाहिए मैथ से, और मैथ से क्या भिड़ना भी नहीं चाहिए। मैथ से कभी पंगे नहीं लेते तुम लोग। पंगे लेते हो मैथ से? मैथ से कभी पंगे नहीं लो। उसको कोई एक बात तुमने दो बार बता दी ना, सब गड़बड़ कर देगा। एक बात एक ही बार बतानी होती है उसको, दो बार बताई जान लेगा। साइन थीटा, किए गया ग्राफ। अब मैंने कहा देखना यहाँ पर मैं 45 डिग्री पर आगे गया यहाँ से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। इधर से 45 गया, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। इधर से 45 गया, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इधर से 45 गया, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो अब आप से अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 है, तो कौन सी दो वैल्यूज हैं? ये दोनों है यार, ये वाली दोनों वैल्यू है। तो ये वैल्यू नहीं बता सकते आप? कौन कौन सी वैल्यूज दोगे मुझे? ये वाली वैल्यू कितनी है? इधर थीटा कितना है? 180 में 45 जोड़ो। 225 जोड़ नहीं पा रहे थे, बहुत देर लग रही थी। 180 में पहले 20 जोड़ लिया करो, 200 हो जाएगा, फिर 25 और जोड़ लो, 225 हो जाएगा। ये 225 है, ये तो और जान ले भाई। ये बताओ 360 में से पहले 40 घटा ले, कितने हो गए? 320। 5 और कम करो, 315 हो गया। अरे घटाना थोड़ी सिखाएंगे यार अब हम, तुम लोग घटा तो लो, घटा लोगे?
ठीक है, ये ऐसे पहचान लेते हैं हम। अगर आपको ग्राफ देखने लगे थोड़ा थोड़ा तो आप वैल्यूज बहुत जल्दी देख लेते हो, है ना? तो उसमें कोई इश्यू की बात नहीं। जैसे वो आपसे बोल देंगे कि ये लिमिट अपने 0 से मैंने 2 पाई तक दी थी, मान लो 0 से वो 11 पाई तक दे दे, तो तुम दिमाग लगा के बता तो सकते हो कि यार कितनी वैल्यूज आएंगी? नहीं बता पाओगे? बता देंगे, मतलब थोड़ा समय लगेगा लेकिन बता देंगे। समय लगने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो बता देने वाली बात है। ठीक है, ऐसे भी एक मैंने देखा था कि वो, जैसे मान लो उसने ऐसे दे दिया, ऐसी मैं थोड़ा बेसिक मैथड की बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। है, तो ऐसे ये दिखता है सबको। चलो एक और छोटी सी बात पूछ लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने दे दिया ये थीटा है और यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख दिया, तो ग्राफ तो अभी भी ऐसे ही बनेगा कि डिफरेंट बनेगा? ये साइन 2 थीटा है याद रखना, और यहाँ पर क्या है, थीटा है। मैंने कहा यार ग्राफ तो अभी भी ऐसे ही बनेगा, और मैं यहाँ पर 0 ही लिखने वाला। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं? पाई बाई 2 लिखेंगे। पाई बाई 2 लिखोगे तो यहाँ पाई बन जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कहां से लिखोगे पाई बाई 2? मेरे को नहीं आ रहा समझ में, क्या है पाई बाई 4 कहां से आ गया? हालांकि पाई बाई 4 सही है। अरे यार तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो। ये पाई बाई 2 होता था, ये कितना होता था? ये 2 पाई बाई 2 होता था। ये कितना होता था? ये 3 पाई बाई 2 होता था। ये कितना होता था? 4 पाई बाई 2 होता था। लेकिन ये तब होता था जब ये साइन थीटा होता था। अब ये 2 थीटा है, तो हमने कहा चाहिए 2 थीटा है, फिर क्या है इसमें? तो 2 थीटा है तो थीटा कितना होगा? अरे बता दो। ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 2 है, ये सब सबका पता है, इसमें क्या है? कोई दिक्कत है इसमें? है काय की दिक्कत? बना लेंगे सारे ग्राफ, एक और दे दें। लेकिन तुम लोगों को बनाना है जो मैं बना रहा हूँ, तुम लोग भूल भूल जा रहे हो बार बार, मुझे याद दिलाना पड़ता है। कोई मेरी चाय आ गई। ये समझ में तो आ रहा है कि ऐसे ही? ठीक, डन। एक और बना लो आखिरी, चलो। अब साइन आ गया है तो आ ही गया है, तो ले लो, क्या है? ये थीटा, ये नहीं, थीटा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोगों को पसंद है थीटा? इसको एक्स भी लिखते हैं कुछ लोग। यहाँ पर साइन के एक्स, ये तुम्हारा कहीं सुना था तुमने साइन के एक्स? कहीं नहीं सुना? नहीं सुना तो हटाओ इसको, अपन को इसकी जरूरत ही नहीं। चलो दूसरा देते हैं, ये टी है और ये जो है, हटो भाई, कुछ तो सुना होगा, ओमेगा टी है, ये तो सुना होगा 100%, है ना? तो अभी इसको ग्राफ बनाएंगे इसका ऐसे। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने देखा भाई बताओ, यहाँ पर तो जीरो सब बता देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ तो जीरो आ गया, यहाँ पर क्या बताओ? मेरे को नहीं आता है, मैं पहले चुपचाप ऐसे लिख लेता हूँ, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये एंगल लिख रहा हूं मैं, याद रखना। और ये 4 पाई बाई 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब मुझे पता है ये एंगल है तो ये ओमेगा टी है, तो यहां पर टी की वैल्यू क्या बताओगे? पाई बाई 2 ओमेगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 3 पाई बाई 2 ओमेगा, 4 पाई बाई 2 ओमेगा। अब वो तो काटा पीटी कर लेंगे, इसमें क्या है? कोई सा भी ग्राफ बनवा लो, है ना? कोई बोलेगा कि साइन 3t का बनाओ, हमने 3t का ओमेगा की जगह 3 रख लो, नहीं रख पाएंगे? रख लेंगे, बढ़िया। हम लोग अपने वेक्टर पर वापस लौटेंगे, है ना? हाँ, हम लोग वेक्टर जोड़ रहे थे, जोड़ ही नहीं पाए।
चलो दोबारा जोड़ेंगे, वेक्टर जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए मेरे को एक वेक्टर दिया, एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, इधर आओ। तो एक वेक्टर आपने मुझे दे दिया, ये इसको ऐसे p लिख देते हैं, और दूसरा वेक्टर को हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ q, और फिर ये वेक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको q मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर इनका रिजल्टेंट आप ऐसे बना देते थे, ऐसे ही बनता था ना, ये ऐसे तो q यहाँ पर बनता था, तो ऐसे ये q ही तो है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर r आ जाता था, और ये एंगल पूरा थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पर एक ऐसे ट्राइंगल से इसको उठा सकता हूँ क्या? ये इसकी लेंथ है p के बराबर, इसकी q के बराबर, और इसकी r के बराबर, और ये एंगल 180 माइनस थीटा है। कॉस का ग्राफ तो तुम लोग बनाना जानते हो, कॉस का ग्राफ जानते हो? अब मैं साइन रूल लगा, वो नहीं साइन रूल नहीं, कौन सा वाला, कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। द प्रॉब्लम ये है कि cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? माइनस कॉस थीटा के कॉस थीटा। ऐसा क्यों? एक मिनट रुको, कॉस का ग्राफ किसी को आता है? सबको आता है? चलो उसी से देख लेते हैं अपन, टेंशन की कोई बात नहीं। ये ग्राफ ऐसे, तो ये कॉस थीटा है, ये थीटा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे पता नहीं, बड़ा गंदा ग्राफ बनता है। ये एंगल होता था 0, ये कितना होता था? π/2। मुझे बस 180 दिलवाओ, कहां पर है 180? इसमें 180 कहां है? ये 90 डिग्री π/2, ये 2/, यही है, यही है। ये 180 डिग्री है कि नहीं है? अच्छा, तो मैं क्या करूं यार, क्या करें अब इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है? है। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर ऐसे सोचा कि अगर मान लो मैं यहां से थीटा आगे जाऊं, थीटा आगे गए, तो यहां पर कोई वैल्यू मिलेगी? ये सेम वैल्यू मुझे और कहां मिलेगी? निगेटिव में। तो ये खोपड़ी दिख रही है, ऊपर से ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां से अगर मैं इधर पीछे चला जाऊं थीटा, तो मुझे वैल्यू नेगेटिव में मिल जाएगी, आगे चला जाऊं तो भी नेगेटिव में मिल जाएगी। सिमेट्री देख लो आप, यहां से सिमेट्री यही है, ये ग्राफ यहां पर +1, ये -1, इधर ऐसे चलोगे सेम मिलेगा, बस ऊपर प्लस में मिलेगा, एक में माइनस में मिलेगा, दिख रहा है? और इस तरफ चलोगे तो भी वही सेम बात मिलेगी। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, माइनस में हो रहे ना वो, और cos 180 प्लस थीटा इज अगेन माइनस cos थीटा। तो cos 180 में प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, माइनस ही रहेगा। चलो तो ठीक है, तो ये बात हमको कंफर्म है कि इसको हम माइनस cos थीटा लिख देंगे। किसी को इसमें शक हो तो बता देना। हालांकि ये बात हमको 9th-10th में भी बताई जाती थी, उसके लिए हमको एक वो ऑल स्टूडेंट टीचर पता नहीं कुछ था, क्या था फॉर्मूला था वो उसका, टी कॉफी करके कुछ था, पता नहीं क्या। हाँ, ASTC, ऑल एड शुगर टू कॉफी। हाँ, मोक्का नहीं पीते आप? मोका, मोका समझते हो? कॉफी, कॉफी, कॉफी के टाइप होते हैं ना, ठीक है, कई तरह की कॉफी पी जाती हैं, उसमें एक टाइप है मोका। ठीक है चलो। अरे भैया इसको करेगा कौन यार, ये तो अभी तो कुछ आया ही नहीं। आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। मुझे आर की वैल्यू बता दो ना यहाँ से सॉल्व करके, जल्दी से आर स्क्वायर की बता दो, कुछ नहीं करो, अंडर रूट नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ तुम तो। हाँ मुझे तो दिख रही है, आ गई सबकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो उधर, तो यहाँ से आर स्क्वायर की एक वैल्यू आ रही है जो कि मुझे रटी हुई भी है पहले से, मैं ज्यादा पंगे नहीं लेता, रट लेता हूँ सब, एक बार समझने के बाद रट लेता हूँ।
और कई बार नहीं भी समझ में आता तो भी रट लेता हूँ। अरे यार मेरे को मार्क्स चाहिए ना, मैं क्या, नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, पहले रट लेंगे, जब कभी मौका मिला समझ लेंगे। क्यों रट लेते हैं हम लोग? हमें पता तो रहे कि हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, पता नहीं रहेगा कि हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझेंगे कैसे? तो हमें पता होना चाहिए, उसके लिए रटना पड़ता है ना। ठीक है, ठीक है। कभी कभी रट लेना चाहिए, और कोई उसूल वसूल फालतू के नहीं बनाना चाहिए कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सिलेक्शन के लिए हम सब कुछ करते हैं, हम क्या करें? और क्या, देख लो प्लस आता है यहाँ पर, आ रहा था वो। ठीक है, तो ये रिजल्ट सबको याद है। ये पी और क्यू वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके रिजल्टेंट ये आता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अच्छा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? पक्का? वो कैसे आ जाता है? अच्छा, एक को पलट दे। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ। ये लिख लिया सबने, लिख लिया था कि नहीं? ये रिजल्ट तो लिख लो कम से कम, ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, रिजल्ट लिख लो, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। इतना तो आना चाहिए यार, जरूरी है। अच्छा, कई बार ना वो ये वाला एंगल भी पूछ लेता है, पता है तुमको? कई बार बोलेगा ये वाला एंगल बताना अल्फा। अब क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या, नहीं अब क्या करना है? अल्फा कैसे बताएंगे? साइन रूल। साइन रूल नहीं आता? आता है कि नहीं? साइन रूल और देख लो यार तुम, साइन रूल और सीखो पहले। ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए एंगल के सामने की साइड को स्मॉल ए, बी एंगल के सामने की साइड को स्मॉल बी, सी एंगल के सामने की साइड को स्मॉल सी कहते हैं। इसका साइन रूल कहते हैं, इसको साइन रूल। ये तो बड़ा फेमस रूल है, इसको फिजिक्स में भी कुछ नाम से पुकारते हैं, लामीज थ्योरम। नहीं सुना नाम? नहीं भी सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सुन लो। लामीज थ्योरम भी कहते हैं। अगर ये फोर्सेस के लिए बनाएंगे तो इसे लामीज थ्योरम कह देते हैं, नहीं तो वेक्टर तो सब जगह लगेंगे ही लगेंगे। तो साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये भी याद होना चाहिए भाई, बहुत नेसेसरी रूल है। दो ही रूल हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो मुझे आते हैं, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल, बस। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है? साइन 30 डिग्री नहीं पता? ठीक है, साइन 30 सबको पता है कि नहीं? अगर किसी को ना पता हो तो 0 से 90 तक जो वैल्यूज अपन रट्टा मारते हैं ना, वो याद कर लेना। और नहीं पता है से कोई इशू नहीं है, लेकिन अगली क्लास में आप उसको याद करके आओ, मैं बताता रहूंगा, वो याद करते रहना। अगर किसी को नहीं पता है तो फिर बाद में मत कहना कि हमको तो आ ही नहीं रहा है कुछ भी, पर वो तभी नहीं आएगा जब आप लगातार एफर्ट्स नहीं डालोगे। डालोगे तो फिर आ जाएगा, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, चलो चलो हम आगे बढ़ेंगे, अब बहुत देर हो गई। आप लोग सवाल करो छोटे छोटे, आंसर बताओ। अंडर रूट में बता दो यार। अच्छा, ऐसे वेक्टोरियली लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आई कैप जे कैप में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? 10i कैप प्लस, बहुत सिंपल है। तो अगर वेक्टोरियली लिखोगे एफ नेट को तो वेक्टोरियली लिखोगे तो एफ नेट को आप लिख सकते हो 10i कैप प्लस, बहुत छोटी छोटी बातें, मैं सारी बातें करूंगा, कोशिश करूंगा कि सारी बातें कम से कम। इसका मैग्नीट्यूड बताओ जी। 164 न्यूटन अंडर रूट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, आ गया। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी थी कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो शुरू में बात हुई थी कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता था यूनिट वेक्टर, है ना? तो मैंने कहा यार ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल गया है, वेक्टर पूरा मेरे पास है, और मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं ऐसे लिखता हूं किसी भी वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
into unit vector. This is unit vector. Unit vector is nothing but direction of a vector. तो मुझे यूनिट वेक्टर बता सकते हो नेट फोर्स के डायरेक्शन में? क्या करेंगे हम? करना ही पड़ेगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप न्यूटन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 164 न्यूटन। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो यूनिट वेक्टर पहचान लेते हो आप लोग सारे लोग? बढ़िया, अच्छा है, चलो बढ़िया है। ये यूनिट डायरेक्शन नहीं, यूनिट वेक्टर क्या लिख रहे? अरे यार, ये तो मैंने अच्छा नहीं किया। ये तो और भी बुरा हो गया। अरे आओ आओ, कोई नहीं आ रहा? आ गया सब? ठीक है, ठीक है, चलें आगे। बताओ, जल्दी जल्दी करना, 5-5 सेकंड में आंसर, 15-15 सेकंड। भाई दो दो तो सवाल हैं, दो दो सवाल। 45 डिग्री तो है, कहीं से नहीं दिख रहा, 3 और 4 के बीच में। ट्राइंगल बनाओगे 3 का, 4 का, 5 का, तो उसमें 45 कहाँ होता है? 53 डिग्री। आ रहा है? ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल। तो एफ नेट आपने कहा, देखिए 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे बना लेंगे हम। इधर पर हमारे को मिलेगा 4 न्यूटन का फोर्स। रिजल्टेंट आप बनाने वाले हो किधर? दो वेक्टर का रिजल्टेंट बनाने के लिए वेक्टर की खोपड़ी पूंछ जोड़ते हैं, ये पता है ना सबको। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर। आर की वैल्यू आपको पता है 5 आने वाली है। ये एंगल पूछा गया है, तो आपको वो अपना पुराना ट्राइंगल याद होना चाहिए। 3 और 5 के बीच का एंगल 53 होता है, याद रखना। 3 और 5 के बीच का एंगल 53 होता है, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 53 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है? नहीं, नहीं। आगे चलेंगे हम, देखते चलो तुम लोग। चलें आगे? चलिए, करिए। ये कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं पाएगा। पंद्रह सेकंड से ज्यादा मिलते नहीं किसी सवाल को। अभी तक नहीं आया आंसर? नहीं आया? 10√3। 10√3? 10√3 इज रॉन्ग आंसर। अंडर रूट में 175। 10 ओनली। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश। इसका ट्रायंगल बनाओ पहले।
इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वेक्टर ट्रायंगल बनाओ, दिख जाएगा फट से एकदम। नहीं बन रहा? दो वेक्टर आपको दिए गए हैं 10 10, रिजल्टेंट इज 10। एक वेक्टर ये है कि नहीं? दूसरा वेक्टर एक और है, इसी को बोल रहे हैं उल्टा करो भाई। अरे अरे तुम यार गड़बड़ करवा रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा अभी, ऐसे मत करो। ये वेक्टर को उठा के इधर चिपका देता हूँ, चिपका दूं तो दूसरा वेक्टर बना रहा हूं मैं। ये वेक्टर ऐसे बन गया दूसरा। अब मुझे एक एंगल दिया गया था, ये वाला एंगल 60 दिया है शायद ऐसे, है ना? ये 60 दिया था कि नहीं? तो ये 10 है और ये भी 10 है। ये एंगल कितना हुआ? रिजल्टेंट कितना आएगा? ये आएगा रिजल्टेंट। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड। तो आर की वैल्यू क्या बताओगे? 10। 10 ही आ गया। तो ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर अगर बी है, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री नहीं है, 120 है। कैसे बताते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स? तुमने कहा देखो भाई एक वेक्टर ये था 10, दूसरे वेक्टर की पूछ इससे जोड़ो, वो वेक्टर को उठाओ और पूछ यहां जोड़ो। अब तुमको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल 60 दिया है, लेकिन तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल मैं कहां से लाऊंगा? मैं ले आऊंगा, रुको 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 रुको, ये 60 हुआ, हाँ मैं ले आऊंगा। कितना है? 120 डिग्री है ना? तो अभी एक बात याद रखना कि अगर कोई एक वेक्टर है P, इसके साथ एक दूसरा वेक्टर जोड़ा गया है P, और बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? P ही आएगा। कितना आएगा? ये तो पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। देखते ही आंसर 10 था, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स 120 दिख गया। हमको नहीं दिख रहा है, 120 दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी पढ़ ले, नहीं पढ़। ये 10 बना लिया पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर तुम्हारा ऐसे में है, इसकी पूछ वो है, इसकी खोपड़ी से पूछ जोड़ दी, इस वेक्टर को यहाँ उठा के रख दिया। अब ये इस वेक्टर का ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री 60 दिख रहा था, ये 60 बना दिया। यहाँ एंगल ये इक्वल एंगल होंगे, ये 60 डिग्री हो गया। ये पूरा वेक्टर की लेंथ कितनी है? 10। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? 10। ये रिजल्टेंट आएगा। इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होंगे, और तीनों एंगल मिला के कितने होंगे? तो थीटा कितना आएगा? तो तीनों साइड क्या होंगी? तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बस यही तो समझाया था, R10 आ गया। तो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 120 हो, और अगर एंगल दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो रिजल्ट है सेम वेक्टर किसी भी एक वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ये बात याद रहेगी कि कैसे बता रहे थे हम लोग बता देते हैं, हमारी बात ये लगेगा, मैथमेटिशियन है हम लोग, क्यों भाई? अच्छा देखो एक बात, चलो बीच में लेता हूँ, पॉइंट उठाता हूँ। कॉम्पोनेंट, किसी वेक्टर के कितने कॉम्पोनेंट होते हैं? 200। 200 कितने बोल रहे हो? हाँ, कुछ बता रहे थे तुम लोग? आने वाला है वैसे कंपोनेंट, हटाओ, चलो रुक के करेंगे। कंपोनेंट आने ही वाला है। ये क्या आ गया? रुको, पहले इसके कुछ सवाल छूटा तो नहीं? हाँ ये कर लिया आपने, चलो ये करो, ये वाला। ये तो जानलेवा हो गया यार। ये ऐसे ए बी बराबर
BC बराबर CD बराबर DA, ये दिया गया है। अब कर दो, चलो सवाल देख लेना। जोड़ना उड़ना तो आता है ना सबको, कोशिश करो कोशिश। सवाल का होना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल को ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इसका नाम है कुछ? पैरेललोग्राम तो बड़ा परिवार हो गया इसका। स्क्वायर को थोड़ा दबा दो तो क्या बनता है? रोम्बस। रोम्बस है ये, नहीं दिख रहा रोम्बस? पता नहीं करना क्या है। हाय, बोलो आंसर। 2, 4, 4 या 2 में से एक सही है, फिर 2 कर ले फिर। जानलेवा हो गया। AC प्लस BD। अच्छा एक बात बताओ, एक बात देखना बोर्ड पर, चलो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है ओ नाम रख दिया है। तो ये बताओ कि AOOC, AOOC में कौन बड़ा है? AOOC में कौन बड़ा है? दोनों इक्वल हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं कि AO को आप लिख सकते हो AC/2, लिख सकते हो क्या? बहुत ही बढ़िया है। अच्छा मैंने कहा, अच्छा OD को क्या लिख सकते हो? PD/2 लिख सकते हो? बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो ध्यान से देखो, AC कहां है? AC को आप लिख सकते हो 2AO, और BD को क्या आप लिख सकते हो? 2OD। तो 2 को कॉमन ले सकते हो, तो AO प्लस OD, AOOD किसके बराबर है? AD के बराबर है। अरे है, इसको लिख दो P, 2P आ गया। A से O गए, O से D गए, तो A से D ही तो गए, नहीं गए? तो ये बन जाएगा, बीच का उड़ जाता है, AD। AD मतलब P, तो ये 2P आ गया। कोई खास नहीं था, ऐसे ही था सड़ा हुआ सवाल। और इसका रोम्बस होना जरूरी नहीं है, ये किसी भी पैरेललोग्राम के लिए वैलिड है। ऐसे सवाल मैथ्स में तो आते ही होंगे, नहीं आते? अभी नहीं आए? चलें आगे? ये क्या है भाई? 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे तो कैसे जोड़ेंगे? अरे कुछ नहीं है, फालतू है। देखो एक वेक्टर है ए, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये फिर तुमने जो उसमें जोड़ा बी वेक्टर, फिर तुम गए इधर सी वेक्टर, फिर तुम इधर चले गए डी वेक्टर, यहाँ पर आ गए हो, और यहाँ से चले थे ओ से, तो तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ओ से यहाँ मिला लो यार, इसमें क्या है? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? ओ से इसको, ये आर कहलाएगा नेट, है ना?
तो ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू ए बी सी और डी के टर्म में लिख सकते हो। क्या लिखेंगे इसको? तो आर नेट की वैल्यू वेक्टोरियली लिखी जा सकती है। कैसे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसमें किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं सवाल पूछूंगा छोटे छोटे। डन। चलें आगे। ए बी सी डी ई। फाइंड वेक्टर डी इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर। एरो का ध्यान रखिएगा, डायग्राम में थोड़ा रंग बदल देता हूं। वेक्टर डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर बतानी है 5 सेकेंड। पांच सेकेंड समाप्त हो चुके हैं। 5 सेकेंड का ही सवाल है। नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। आ गया? तो देखिए मैं जैसे करता हूं, मैं एक बार बता दे रहा हूं, हो सकता है आपके पास इससे अच्छी ट्रिक हो। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, फालतू का सवाल है ना? तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं चलता हूं, यहां से चलूंगा मैं ऐसे ए। तो पहले मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, कौन से पॉइंट से? इधर से चलूंगा, ओ से। ओ से चलूंगा तो पहले मैं ए चला, ऐसे गया यहां पर ऐसे, फिर मैं माइनस बी गया, फिर मैं माइनस सी गया, फिर मैं प्लस डी गया, फिर मैं माइनस ई गया, लौट के बुद्धू घर को आए। आ गए? अब आपको क्या फाइंड करना था? डी। आपने कहा डी को छोड़ के सबको उधर भेज दो, तो ये आ गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, जो पूछे बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक चक्कर मारो, कहानी खत्म। जो पूछा है बता दो, बता देंगे। बढ़िया। वेक्टर के कंपोनेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझको। लिख लो पहले से, 15 सेकंड और दिए आपको। चक्कर मारेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, दिमाग ही नहीं लगाएंगे, कहीं से भी चक्कर मारो, ऐसा नहीं कि यहीं से चलोगे। कहने लगे, वो सर ने बताया नहीं था कहाँ लेते हैं। तो कहीं से भी चालू कर लो, आप कहीं से भी चालू करके लौट के वहीं आ जाओ, खत्म हो जाएगा सवाल। वेक्टर के कंपोनेंट कितने होते हैं किसी वेक्टर के? दो कंपोनेंट होते हैं। ये डी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हैं? इनफाइनाइट नहीं, अभी कितने हैं? अभी कितने दिख रहे हैं आपको इधर? 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं। कितने भी हो सकते हैं, किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? कितने भी, मुझे क्या पता। 2, 2000, 10,000, 50,000, लाख, इनफाइनाइट, मुझे क्या है ना? तो फिर वो दो क्या होते हैं जो बोल रहे थे आप? वो प्लेन में होते हैं, दो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं उनको, है ना?
किसी प्लेन में वेक्टर है तो उसी प्लेन में उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी एक भी इनफाइनाइट सेट बना सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर एक्सिस। ठीक है, खैर तो बस बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो एक्सिस दे दिए हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और आपको कोई एक वेक्टर दे देते हैं। मैंने कहा ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया एफ, और ये एंगल दे दिया थीटा। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, और वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा। देखो अगर किसी को नहीं आता है तो उसे बताना पड़ेगा मुझे। ये टॉपिक मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं उठाया है कि सबको पता है, इसलिए उठाया है कि आप में से कई लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको बोलना होगा कि नहीं आ रहा है। आ रहा है आपको समझ में? पक्का बताना, एकदम झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और कोई मतलब सूडो रेपुटेशन बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों बनानी है यार सूडो रेपुटेशन? ना डॉक्टर से वो नहीं छुपाना चाहिए, मर्ज नहीं छुपाना चाहिए। कहना ना अपने को तो वैसे क्या है, अपने को खांसी जुकाम होता ही नहीं, बुखार होता ही नहीं, सीधे कैंसर ही होगा अपने को। ऐसा मतलब नहीं करना। मतलब ठीक है, बता दो क्या हो गया खांसी जुकाम तो क्या है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है इसमें क्या? तो अगर नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है, बस बताना पड़ता है। देखिए क्या है कि आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे देखो इसके ऐसे दो कंपोनेंट में इसको तोड़ सकते हैं, एक इधर और दूसरा इस तरफ, और ये ऐसे बेसिकली इसको ऐसे थोड़ा सा बनाओगे तो ये फोर्स को ऐसे ये जो एफ वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट ऐसे कहीं भी दिखा सकते हो। जैसे इसको एफ वाई कंपोनेंट बोल देते हैं लोग, इसको एफ एक्स बोल देते हैं। ये वही है एफ एक्स, अगर आप देख पा रहे हो तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, और ये एफ वाई कंपोनेंट कहीं भी ऐसे कर सकते हो। ये बहुत सिंपल बात है, मतलब कोई खास बात नहीं। अगर किसी को भी नहीं आ रहा हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। अब जैसे क्या है कि आपने एक ट्रायंगल देख लिया, आपने कहा यार ये वेक्टर एफ लेंथ का था, ये एंगल थीटा था, इसको हम बोलते थे पता नहीं क्या एफ एक्स, इसको बोलते थे एफ वाई। तो साइन थीटा, इसमें बेस कौन है? बेस एफ एक्स है, और परपेंडिकुलर कौन है? एफ वाई है। बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत परेशान करता, मैं इसको उड़ा ही दिया। अब ठीक है। अब बेस कौन है? अब बेस कौन है? हाँ? अब कौन है बेस? वही है अभी भी। दोगे यार, इसको बेस नहीं बोलेंगे अब। अच्छा ये 90 डिग्री, अरे अरे अरे, ये आपको पता है इसका मतलब ना, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम क्या होता है? हाँ, और थीटा जो एंगल कंसर्न्ड एंगल है, उसके सामने वाली साइड का नाम परपेंडिकुलर, और बची हुई तीसरी साइड बेस। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अरे हटो, अरे रे 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 रे, पेज ही उड़ गया, कोई बात नहीं। तो चलो मुझे बताओ, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा। ठीक है, एक बार लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो, लेकिन 15 सेकंड से आगे नहीं मिलेगा, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, अब मैं जो भी सवाल कराऊंगा वो सब लिखना है, लेकिन और कंपोनेंट करना है प्रॉपर।
डन, बढ़े आगे। देखिए ये एफ है, साथ साथ करना है सबको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एंगल थीटा। तो चलो बताओ एफ को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आई कैप जे कैप के रूप में। एफ कॉस थीटा आई कैप इज रॉन्ग। थीटा की तरफ वाला कौन, देखिए क्या है, जैसे ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट ऐसे बीच में लेना होता है फोर्स को, और जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस में लिख दिया करो, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर वाला दूसरी तरफ वाला साइन में लिख दिया करो, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। कर लेंगे ना इतना तो अभी इसके जो साइन थीटा वाला है वो कौन सी दिशा में, आई कैप में है, और कॉस थीटा वाला किधर है, जे कैप में है। किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें, पक्का कंपोनेंट सही करना है हर बार। चलो आओ एक और करेंगे, साथ साथ करते रहना। चलो एफ को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। किधर आएंगे दो कंपोनेंट, ये फोर्स को आपको इधर बीच में लेना होगा, इधर आएंगे दो कंपोनेंट, ये दिख रही है लाइन, ये मेरी दो उंगलियां दिख रही हैं, बीच में होता है फोर्स, दो कंपोनेंट ऐसे आएंगे, तो दो कंपोनेंट दिख गए आपको, आप कहोगे एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, थीटा वाले को क्या बोलते हैं, कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दूसरा वाला अपने आप साइन, ये वाला एफ साइन थीटा। अब इसमें वेक्टर, ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है, तो आप लिखोगे एफ साइन थीटा माइनस आई कैप एफ कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है, कलम चलती रहनी चाहिए, कलम नहीं चल रही है, कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कम से कम आप मेरे पास लाके पूछ सकते हो कि सर ये ही नहीं आया, बस समझ में, है ना। डन, एक और करेंगे, ले कर ले। एक्स एक्सिस, वाई आखिरी सवाल, परेशान मत। 10 न्यूटन, 37 डिग्री। अयो, एफ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, किधर आएंगे कंपोनेंट, है माइनस, बिल्कुल सही, वैल्यू दो वैल्यू दो वैल्यू। अब ये कंपोनेंट करना मुझे भारी पड़ रहा है, और मैं भारी काम बिल्कुल नहीं करता हूँ, हल्के हल्के काम, छोटे छोटे काम करता हूँ। मैंने ऐसे एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, और इस वेक्टर को मैं खिसका के नीचे ले जाऊंगा, तो मुझे सवाल बहुत आसान लगने लगेगा। इस वेक्टर को इधर खिसका दिया, पहले ये इस लाइन पर था, इसको मैंने कहा धकेल के तुम नीचे आओ, नीचे आने के बाद मुझे देखा ये एंगल कुछ दिया गया था, ये एंगल 37 दिख गया मुझे। अब दो कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो एक्स वाला कंपोनेंट बोलो, cos 37, 10 cos 37। हाँ माइनस अभी लगाएंगे ना यार, अभी तो एरो दिखा रखा। इधर वाला बोलो 10 sin 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5 इंटू 10, 8, तो ये वैल्यू आ गई 8 sin 37, 3/5 इंटू 10, 6। अब मैं लिख रहा हूं, ये मेरे से पूछा गया था, आ जाओ इधर आओ, शाबाश, बोलो वैल्यू बोलो,
-8 I कैप -6 K कैप। और भी लिखना है कुछ? न्यूटन अंकल, ठीक है। तुम लोगों को कुछ मिला? डीपीपी मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ भी? मॉड्यूल मिल गया? कहाँ है मॉड्यूल? दो कोई दिखा सकता है?